इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। नड्डा जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कर्नाटक में लगातार आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो फीडबैक आपको मिल रहा है, और कल इंडिया टीवी का जैसे ओपिनियन पोल आया, वो ओपिनियन पोल उसमें बीजेपी पिछड़ती नज़र आ रही है। आपका जो फीडबैक है वो किस प्रकार का है? देखिए, मैं आपके फीडबैक पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि आप अपने आधार पर बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन मैं पिछले एक महीने से प्रदेश के सभी स्थानों पर जाकर के आया हूं। जो उत्साह मैं देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो भीड़ उमड़ करके आ रही है इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, वह प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी शख्सियत, उनके द्वारा किए गए कार्य और धरती पर येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी के द्वारा जो लगा है, वह जनता को स्पष्ट दिखता है और जनता फिर से आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बना रही है। सबसे बड़े यानी स्ट्रांग पॉइंट की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पक्ष में सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों को ने विकास पहली बार देखा। जो एक सपना है उनका, जो विकास के प्रति भूख है और जो व्यक्तिगत रूप में एम्पावरमेंट करने की बात है, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनको आकर्षित करती हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देने के लिए ललायत भी होते हैं, ताकत, उनको इच्छा भी होती है कि हम करें। आप देखिए, डेवलपमेंट की दृष्टि से आपने भी कर्नाटक देखा और आज भी आप देख रहे हैं। कौन सी ऐसी हाईवे है जो 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 कर्नाटक को लेंथ और ब्रेड्थ से नहीं जोड़ती हो? कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा हो? एयर कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, यह आपके ध्यान में आया होगा। आज छोटे शहरों में भी मैं जाता हूँ तो ATR लैंड कर रहा होता है। आप ही देवेंद्र जी, आज से 5 साल पहले मैसूर जाने का मतलब होता था किसी दूसरी दुनिया में जाना होता था। आज आप हाईवे पे चले जाओ, 75 मिनट्स में मैसूर होते हो। आप ATR पकड़ लो, आप मैसूर में लैंड कर जाते हो। शिमोगा कभी सोचा था, गुलबर्गा कभी सोचा था, कुलबर्गी कभी सोचा था, आज वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आम आदमी के विकास के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फिर उसी तरीके से आयुष्मान भारत, फिर उसी तरीके से आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, उसको धरती पर जिस तरीके से येडियुरप्पा जी ने लगाया और बाद में उसको बोम्मई साहब ने आगे बढ़ाया, इससे कर्नाटक की जनता बहुत संतुष्ट भी है और उसको ताकत मिली है और वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है वोट देकर के। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर काम किया होता तो फिर बजरंग बली को चुनाव में लाने की क्या ज़रूरत है? उनको मंदिर में रहने दिए होते, उनको चुनाव में इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है बीजेपी को? ऐसा देवेंद्र जी, हम नहीं लाए। बजरंग बली को लाया कौन? आप लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी लेकर के आए, क्योंकि आपका निहित स्वार्थ इस बात में है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना, डिवाइड एंड रूल आपके जहन में, आपके स्पिरिट में बैठा हुआ है। यही आपने सीखा है और डिवाइड करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तुष्टीकरण आप करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप करते हैं। आप लेकर के आए बजरंग दल को, आप लेकर के आए बजरंग बली को। अब यह तो ज़रूर है कि जब आप तुष्टीकरण करते हो तो एक कोई साथ जुड़ता है तो सामने भी कोई खड़ा होता है। जो सामने खड़ा होता है वो आपको बुरा लगता है। इसलिए इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है कि उन्होंने इस चुनाव को एक धर्म के एंगल से दिखाने का, आईना दिखाने का काम उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, वैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बजरंग बली इसमें कहाँ आ गए? बजरंग बली आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप में आते हैं। इसीलिए ये और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं किया? आखिर अगर नहीं होते बजरंग बली तो रिस्पॉन्ड नहीं करते लोग। लोगों ने क्यों रिस्पॉन्ड किया? रिस्पॉन्ड इसलिए किया क्योंकि उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, उनके आस्था को टच करने की कोशिश की गई है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है, इसलिए लोग जोड़ते हैं उसको। बार बार उसके बाद उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग भी बजरंग बली के भक्त हैं, हनुमान चालीसा दिखाया गया, मंदिर बनवाने की बात DK शिव कुमार ने कही। इस तरह की कोशिश को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जनता देवेंद्र जी, ऐसा है, जब जगत प्रकाश नड्डा
किसी मंदिर में जाता है या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी मंदिर में जाते हैं तो न्यूज़ होती है क्या? ये हमारे दैनिक जीवन की में रचा बसा है। ये हम लोग इसके साथ ही चलते हैं। लेकिन जब दूसरी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं तो उनको चंदन लगाना पड़ता है, जनेऊ दिखानी पड़ती है, इसलिए क्योंकि वह धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए धर्म हमारी जीवन शैली का पार्ट है, तो इसलिए हमारे यहाँ वो इशू नहीं होता, उनके यहाँ वो इशू बनाते हैं। आज आपको ये मंदिर बनाएंगे कहने की जरूरत क्यों पड़ी, और पहले क्यों नहीं बनाया आपने? इसलिए क्योंकि आप धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हो। हमारे लिए स्वतः स्वाभाविक है, अगर जीर्णोद्धार हुआ काशी विश्वनाथ का, अगर केदारनाथ को फिर से बनाया गया अच्छे ढंग से, अगर शंकराचार्य जी का वहाँ पर स्थापना की गई, कोई इशू बनता है क्या? ये पार्ट एंड पार्सल, मोदी जी इसके लिए समर्पित रहे हैं, जीवन उन्होंने लगा दिया, ये उनके पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जब कोई कांग्रेसी नेता किसी मंदिर के नज़दीक दिखता है तो समझ में आ जाता है लोगों को कि कुछ गड़बड़ है, कुछ झालामाला है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है, तो और वो राजनीति के कारण आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली की बात कही, ये कहा कि वोट देने से पहले जाए बजरंगबली कहा जाए। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग तक गए और शिकायत की कि धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर कहता हूँ ना देवेंद्र जी कि अपने इष्ट देवता को याद करना क्या गलत है इसमें, और हम लोगों का तो स्वाभाविक है ये। अब आप हमसे पूछोगे कि मंत्र पढ़ते हो क्या, ये मेरे लिए कोई अटपटा प्रश्न होगा क्या? ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारे लाइफ का। आपके तो घर में भी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। पीएफआई पे भी प्रतिबंध की लेकिन उन लोगों ने बात कही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पे प्रतिबंध। पीएफआई कितना बड़ा इशू आप देख रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में? सबसे पहली बात तो ये है कि आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। पीएफआई आपका पार्ट एंड पार्सल रहा है। सिद्धारमैया एज चीफ मिनिस्टर उसने 175 केस पीएफआई के विड्रॉ किए हैं, 1600 लोगों को जेल से छोड़ा है, एसडीपीआई आपका साथ दे रही है। ये तो आपको हमारे कारण इतना प्रेशर आया है कि आपको ये मुंह से जबरदस्ती निकालना पड़ा है कि पीएफआई को आप बैन रखिए। आप क्या बैन करोगे? आपने तो उनको खुलेआम छूट दे रखी। बैंगलोर बम ब्लास्ट हुआ, 17 लोग अरेस्ट हुए, आपने छुड़वाए। नारद ट्रेनिंग कैंप लगा, आपने उस समय छोड़ा। आपका एमएलए आपको छोड़ करके चला गया। ये सब क्यों घटनाएं घटी? इसलिए क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चलते रहे। पीएफआई पे देश में कई जगह कार्रवाई भी हो रही है। इस संगठन को देश के लिए आप कितना खतरनाक देख रहे हैं? मैं फिर कहता हूं आपको कि ये विघटनकारी या ठोस आधार पर हुआ है। यह भारत के संविधान को नहीं मानने वाली पार्टी है। ये समाज को, देश को बांटने वाली पार्टी है। इनका उद्देश्य क्या है उन्होंने जग जाहिर कहा है। मैं आपके चैनल पर ऐसी बातों को उनको क्यों प्रोपोगेट करूं? लेकिन हाँ, देश के प्रति वह समर्पित नहीं है, देशद्रोही हैं और एंटी नेशनल हैं, नेशन को खतरे में डालने की हर साजिश करते हैं और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। ऐसे लोगों का बैन होना स्वाभाविक है और यही उनका रास्ता है। और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सिद्धारमैया जैसे व्यक्ति ऐसे संगठन के हिमायती मैं तो सारे चुनाव में बोलता रहा कि 175 केसेस यू हैव विथड्रॉन मिस्टर सिद्धारमैया एज चीफ मिनिस्टर, 1600 पीपल हैव बीन रिलीज फ्रॉम जेल एज चीफ मिनिस्टर, यू हैव डन इट। जवाब दो, जवाब ही नहीं देते हैं। अपने केरला फाइल फिल्म भी देखी, उस इशू को लेके भी बहुत ज़्यादा जो विपक्षी है वो हमलावर हैं कि खामखा का एक वितंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप सच्चाई से आप पर्दा डालने की कोशिश करो तो सच्चाई को तो सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है। ये नए किस्म का आतंकवाद है, ये देश के लिए घातक है। इसमें ना बम चलता है, ना गोली चलती है, ना आवाज़ होती है, लेकिन ये बहुत भयानक है, बहुत भयावह है। और इसको एक्सपोज किया है केरला फाइल्स ने, केरला स्टोरी ने। तो अगर केरला स्टोरी ने किया है, सामने लाया है, तो इसको दिखाना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? इसको समाज को बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये हमारे इसको जागृत अवस्था में इसके लोगों को जागृति लाना जरूरी है कि नहीं है? और दूसरी बात, ये किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ है और ये वैश्विक है। ऑस्ट्रेलिया में भी, बाकी सब जगहों पर भी आईसिस के साथ लोग जो जोड़े जा रहे हैं वो इसी तरीके से लाए जा रहे हैं। और युवाओं को हमको आगाह करना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? आप बताइए, पहले प्रलोभन देना, बाद में प्रलोभन में उनको फंसा लेना, फंसा करके धक्का देना,
टेररिज्म की ओर, और टेररिज्म की ओर धक्का देने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लाना। ऐसे में युवाओं को इस चाल से, ट्रैप से बचाना में हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है, हमको पूरा करना है कि नहीं करना है, जागृति लानी है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं। केरला के हाई कोर्ट ने सीरियस कंसर्न शो किया है, केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में सीरियस कंसर्न शो किया है, तो केरला फाइल इसको एक्सपोज करती है। आप इस पर पर्दा क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बीमारी अगर लगी हो तो उसका निवारण करना ही तरीका होता है। बीमारी को छुपाने से बीमारी जाती नहीं है और बढ़ती है, नासूर बनती है। क्या ऐसे साइलेंट आतंकवाद अगर शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो पॉलिटिकल पैटर्नर्स भी मिलता है, ये आरोप लगा रहे हैं आप उसको छुपा क्यों रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सच्चाई सामने लाने से आपको तकलीफ क्या हो रही है? या तो आप उसके हिमायती हैं, या आप वोट बैंक की राजनीति के लिए चुप होना चाहते हैं। आप देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो अगर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम एक्सपोज तो करेंगे ही करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की सोनिया गांधी, जो कि उनके हिसाब से परिवार की उनके सबसे बड़ी लीडर, वो भी आई हुई थी, और जो सॉवरेंटी की उन्होंने बात कही, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, मैंने पहले कहा कांग्रेस पार्टी कुल मिला के मानसिक दिवालियापन की शिकार है, मेंटल बैंकरप्सी से गुजर रही है। ये मेंटल बैंकरप्सी के ही नतीजे हैं जो हमारे सामने आते हैं। आप बताइए, सोनिया जी ने शपथ ली है कि नहीं ली है संविधान की एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? खरगे साहब ने ली है कि नहीं ली है? क्या बोलते हैं? वी विल ओ अवर एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी शैल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये हम भारत की अस्मिता की अक्षुण्ण रखेंगे और उसके प्रति समर्पित रहेंगे। हम भारत के संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे, ये आप शपथ लेते हैं। अब सॉवरेंटी भारत देश की है। अब कर्नाटक के लोगों ने भी भारत देश की आज़ादी के लिए, हजारों लोगों ने अपना सर्वस्व लुटाया। आज आप उनकी बदनामी भी कर रहे हैं और बेइज्जती भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं। तो ये सामने हमको बताना हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है। तो अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करें, सोनिया जी अगर इस तरीके की बात करें, कर्नाटक की संप्रभुता, और मैं तो पहले कहता हूं टुकड़े टुकड़े गैंग आपके हैं। आप बताइए ना, राहुल गांधी गए थे जेएनयू में कि नहीं गए थे टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने के लिए? क्या नारे लगाए थे उन्होंने? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट का चीफ प्लानर था, चीफ आर्किटेक्ट था पार्लियामेंट के अटैक का। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप खड़े होइएगा और फिर भारत जोड़ो यात्रा में निकलिएगा, तो मुझ जैसा एक साधारण सिटीजन ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हो, पार्टी में शामिल कराते हो और जोड़ने चले हो भारत को। तो ऐसे आपके डबल स्टैंडर्ड्स को तो हम एक्सपोज। अभी तो कर्नाटक में वो सड़क पे घूम रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोड शो में खुद गाड़ी पे चढ़ते हैं, लोगों को पैदल कर देते हैं, जबकि मैं तो आम लोगों के बीच में रहता हूँ। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपने गालिब गम भुलाने के लिए ख्याल अच्छा है, आप कीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, और मैं इस परिवार के दोनों भाई बहन को पहले भी सलाह दे चुका हूँ कि गिमिक्स से पॉलिटिक्स नहीं होती है, इट्स ए सीरियस गेम। आप गिमिक क्यों करते हैं? आप सच्चाई पर आओ ना, आप जवाब दो ना। आपको आपकी मतलब मैं कहूँगा कि आपको या तो राजनीति का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे हो कि कर्नाटक के लिए क्या किया? ये इससे बड़ा अज्ञानी आपको दर्शाता है, इससे ज़्यादा और कौन हो सकता है? ये एफडीआई में नंबर 1 कर्नाटक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे बढ़ चला, एयरपोर्ट्स की दृष्टि से आगे बढ़ा, रेलवे के एक्सपेंशन में 900% इंक्रीज हुआ बजट में, हाईवेज में हम आगे बढ़े। ये सब करना। अब आप पूछते हो कि कर्नाटक को क्या दिया? एम्पावरमेंट की दृष्टि से आप देखो, 17 प्रधानमंत्री किसान निधि में 17 नाम भेज करके संतुष्ट हो गए। येडियुरप्पा ने 54 लाख लोगों को फायदा दिलाया प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। What audacity you have to ask such questions? वो तो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ऐसा पीएम पहली बार देखा जो ये खुद रोते रहते हैं कि मुझे इतनी बार गालियां दी, जबकि मेरा भाई तो देश के लिए गोली खा सकता है। गाली क्या? ठीक है, तो आप जो बोलना चाहें, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप इतने बौखला गए हैं हार से,
आप प्रधानमंत्री की शख्सियत से इतने घबरा गए हैं कि आपको भाषा में भी संयम रखना अब आपको नागवार गुजरता है। आप इतने स्तरविहीन हो गए हैं कि आप गालियों की बौछार करते हैं, और यह भी जनता देखती है तो फिर उसको सामने लाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। करप्शन 40%, ये उनका एक बड़ा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, काफ़ी दिनों से वो चलाया जा रहा है। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता बार बार ये कह रहे हैं कि उतनी ही सीटें आएंगी, 40 सीटें आएंगी, 40% कमीशन वाली ये सरकार थी कर्नाटक की सरकार। करप्शन के आरोप को कैसे देखते हैं? देवेंद्र भाई, मैंने कोने कोने में कहा है और आपका चैनल मेरे बात को काटे नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये इनकी पार्टी 85% करप्शन वाली है। 85% का प्रश्न उठाया गया है। राजीव गांधी ने खुद कहा है कि 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसे पंजा खा जाता है, बीच में ही खा जाता है। ये बात उन्होंने कही है। अब मैं पूछता हूँ, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। मालप्रभा कैनाल स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। अर्कावती लैंड स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। बीबीएमपी, बेंगलुरु बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके, आरोका और बोरवेल का स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। हमारे स्लम बोर्ड का स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। स्टील स्काई ब्रिज का स्कैम, सिद्धारमैया द चीफ मिनिस्टर। आप भ्रष्टाचार पर बोले, डीके शिव कुमार बेल पर हो, आपके वरिष्ठ नेता बेल पर हों, और आप भ्रष्टाचार की बात करें। और बेल पर किस लिए? आपने कोई आंदोलन नहीं किया, आपने स्कैम किए हैं। स्कैम के आधार पर आप बताइए, फर्स्ट फैमिली बेल पर है कि नहीं है? बताइए। तो आप भ्रष्टाचार की बात करें, अब आपको शर्म नहीं हो? अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हों, आप इन सब चीजों के प्रति एक तरीके से आपकी एरोगेंसी इन सब चीज़ों को झेल लेती हो तो बात अलग है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यू आर ऑल ऑन बेल एंड ऑन करप्शन चार्जेस, बिग स्कैम्स। यू टॉक अबाउट करप्शन, डजंट सूट यू। सर, गुजरात में भी आप कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे ये लोग उस तरह से सक्रिय नहीं दिखे। कर्नाटक में इतनी सक्रियता गांधी परिवार की दिख रही है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? ऐसा है, प्रयास करते रहते हैं, हर एक जगह लगे रहते हैं। गुजरात एक अलग स्टेट है, हर स्टेट अलग अलग स्टेट होता है, हर एक की अलग अलग स्थितियां होती हैं, उसके अनुसार वो लड़ते हैं। महंगाई को इशू देख रहे हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि इस महंगाई को लेकर भी बहुत अटैक किया जा रहा है। वो जितना भी करना चाहे करें, दुनिया को मालूम है कि अर्थव्यवस्था भारत की सबसे मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि येदियुरप्पा क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं हैं, क्या लिंगायत उसी तरह से एग्रेसिवली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या फीडबैक? बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और येदियुरप्पा पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लिंगायत वोट में कोई श्रिंक देख? कोई श्रिंक नहीं देख, हमारे यहाँ कहीं कोई श्रिंक होता ही नहीं है। आप लोगों को तकलीफ होती है, मैं आपके सामने बता करके जा रहा हूँ, जो छोड़ के गए हैं आप भी 13 तारीख को उनके नतीजे देख लेना, हम भी देख लेंगे। जगदीश शेट्टर या मैं नाम किसी का लेता नहीं है, आप नतीजे देखना। वो तो आए थे आपसे मिलने, एक टिकट मांगने के लिए। एक टिकट देने में क्या दिक्कत थी? बहुत सी बातें होती है, हम लोग के यहाँ यंगर जनरेशन को कोशिश की जाती है, उनके परिवार में भी कोई होता, हम जरूर उनको आगे बढ़ाते हैं या हम देखते कि क्या कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने का हम इस बात को सब्सक्राइब नहीं करते। वोट शेयर के हिसाब से कौन सा नया एड ऑन देखते हैं इस बार के चुनाव में बीजेपी? सारा समाज हमारे साथ जुड़ने के लिए आतुर है, सभी लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कितने नंबर्स की उम्मीद की जा रही है? मैं अच्छी तरीके से बहुमत में आ रहा हूँ। थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर बहुमत एक अकेले नहीं आया, हंग जैसा आया, क्या जेडीएस के साथ कोई समझौता, कोई गठबंधन? अगर का सवाल ही नहीं होता। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आ रही है। जेडीएस के साथ रूल आउट? जरूरत ही नहीं पड़ती है, रूल आउट तो नहीं होगा, जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए, आखिर में एक चीज, बजरंगबली कितना कमाल दिखा रहे हैं फैक्टर के हिसाब से इस बार के? ऐसा है, देखिए, ये जिन लोगों ने बदनीयती रह करके ऐसे विषयों को आगे उठाया है, उनको इसकी मुंह की खानी पड़ेगी, बस इतना मैं कहूँगा। नड्डा जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जनता क्या करती है वो तो 13 को पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।